चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे, कल हमारा हार्ट अटैक पे बातचीत चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए हार्ट अटैक क्या होता है, और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है, आज हम इस बात करेंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा, आमतौर पे फिल्मों में एक सीन दिखाया जाता है कि हीरोइन का या हीरो का माँ बाप अचानक से यहाँ हाथ रखता है और गिर जाता है। उसके इम्प्रेशन ऐसे होते हैं, एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे बहुत दर्द हो रही है, पेन हो रही है, गिर जाता है। उसके बाद दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वो अपने परिवार से बातचीत कर रहा होता है। फिल्मों में जो असल में वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। फिल्मों में कार्डियक अरेस्ट का जो सर्वाइवल रेट दिखाया जाता है वो 66%। एक रिसर्च है, फिल्मों में 66% लोग ऐसे दिखाए जाते हैं जो कार्डियक अरेस्ट के बाद बच जाते हैं, लेकिन असलियत में कार्डियक अरेस्ट में 3 या 4 लोग ही 100 में से बचते हैं। हार्ट अटैक में 100 से केवल 10 मरते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में 100 में से 3-4 लोग ही बच पाते हैं। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का जो अंतर है वो हमें अच्छे से समझना है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट के कुछ सेल का मर जाना। कार्डियक अरेस्ट होता है कि पूरा का पूरा हार्ट काम करना बंद कर, हार्ट पूरी तरह से काम करना। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अरेस्ट हो जाता है किसी चीज में, तो वो काम करना बंद कर। कार्डियक अरेस्ट के कारण बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट से रिलेटेड ही हो। कैंसर के पेशेंट को भी कार्डियक अरेस्ट आता है, किडनी पेशेंट को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। किसी भी कारण से दिल का पूरी तरह से काम करना बंद कर देना उसी कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक में आप देखेंगे तो व्यक्ति होश में रहता है, उसकी पल्स लगातार चलती रहती है और उसकी सांस भी लगातार चलती रहती है। हार्ट अटैक में अगर पेशेंट बेसुध हो भी जाता है, सेंस नहीं रहती, मान लीजिए बेहोश हो भी जाता है, तो उसकी पल्स और सांस दोनों चलते रहते, क्योंकि हार्ट के कुछ हिस्से में ही प्रभाव होता है हार्ट अटैक, बाकी का हार्ट काम कर रहा हो। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नो पल्स, नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग। जब अचानक से कोई व्यक्ति, आपने बहुत सारे वीडियोज ऐसे देखे होंगे, आदमी खड़ा खड़ा गिर गया, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो यही पहचान है कार्डियक अरेस्ट की। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, आप उसकी नब्ज चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, तो अगर उसकी नब्ज चल रही है, हार्ट बीट चल रही है और वो सांस ले रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। इसी वजह से वो सेंस गवा चुका है, बेहोश हो गया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो जिंदा है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में
न तो उसकी सांस चल रही होती है, न उसकी नब्ज चल रही होती है, हार्ट बीट भी नहीं चल रही होती है, और वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। ये मुख्य तौर पे दोनों चीजों में अंतर है। हार्ट अटैक अगर पेशेंट पेन का जरूर कर रहा है, शिकायत कर रहा है, मेरे पेन हो रही है, उसको पसीना आ रहा है, लेकिन उसकी सांस चल रही है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, इसका मतलब वो हार्ट। लेकिन अगर अचानक से कोई व्यक्ति गिर जाता है, बैठा बैठा गिर जाता है, या बैठा बैठे, बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ टॉयलेट में हो जाती है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह रजाई में उसके बैठते ऐसे ही रह जाते, दैट कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। वो हार्ट अटैक नहीं होता। तो कार्डियक अरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में हम किसी को डाइट नहीं खिला सकते। तो जहां हमारा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का प्रोटोकॉल है, वो ये है कि अगर हार्ट अटैक आया है किसी व्यक्ति को, तो आप लाल मिर्ची का पाउडर उसकी जीभ के नीचे रख देते हैं, जो उसके मुंह में, उसको निगलने के लिए लाल मिर्ची का पाउडर दे देते हैं। या फिर अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप 2 एस्पिरिन की गोलियां, बेबी एस्पिरिन जिसे बोला जाता है, 75 mg की होती है, तो 150 मिलीग्राम एस्पिरिन अगर आप उस पेशेंट को दे देते हैं, क्रश करके देंगे, तो इजीली वो निगल सकता है। तो उस पेशेंट के बचने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। जिसे भी, ये किसके लिए है? 100 में से जो 10 मर रहे हैं, अब ये तो पता नहीं है ना कौन मरेगा इनमें। 100 लोगों को हार्ट अटैक आया है, तो उसमें से जो 10 मरेंगे, अगर उनके मुंह में 2 एस्पिरिन की गोलियां डाल दी जाती है, तो उनके जिंदा रहने के चांस 20% बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे हार्ट पेशेंट को डॉक्टर सॉर्बिट्रेट, एक गोली होती है जो जीभ के नीचे रखने के लिए देते हैं। वो गोली यही करती है कि एकदम से ब्लड को पतला कर देती है। अगर क्लॉट कहीं फंसा है तो वो निकल जाता है, या इधर उधर हो जाता है, काफी चांसेस होते हैं जो डैमेज होना है वो बच जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में अगर कुछ किया जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो की जाए, तो वो व्यक्ति जो मरा है, अभी अभी मरा है, पहले 10 मिनट में उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस 70% होते हैं। जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, उसके पहले 10 मिनट में दोबारा जिंदा होने के चांसेस 70% होते हैं, 70%। तो ऐसा क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसके साथ क्या हो। अस्पताल में जब हम एक हार्ट अटैक के पेशेंट को लेके जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। और मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि ऑक्सीजन मास्क से डेथ रेट बढ़ता है, कम नहीं होता। ये आपने कोरोना के केसेस में भी देखा होगा। अच्छे भले लोग हॉस्पिटल गए, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 था, मास्क लगाने से लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता गया। क्योंकि हमारा शरीर हवा
जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते। जब प्योर ऑक्सीजन दी जाती है तो वो लंग को डैमेज करती है, निमोनिया हो सकता है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके अलग होती है। ब्लड में जाने के लिए फेफड़े ऑक्सीजन को अलग करके ब्लड में डालते हैं। हम जब इनहेल करते तो हवा इनहेल करते। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता, जब मुझे जानकारी नहीं थी मैं भी ऐसे ही सोचता था। कमाल की चीज है इंसान की बॉडी कि हवा में इतनी सारी गैसेस होती है, हम कैसे उसमें से ऑक्सीजन निकाल के अंदर खींचते हैं। आमतौर पे हमें यही बताया जाता है ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम ऑक्सीजन नहीं लेते। हाँ, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है। जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है, सेल ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से जाके फिर फेफड़े उसको बाहर निकालते। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हमारी बॉडी हवा इनहेल करने के लिए डिजाइन। जब हम प्योर ऑक्सीजन, जैसे कि आपका स्कूटर पेट्रोल से चलने के लिए डिजाइन हुआ है, अगर आप ऐसी कोशिश करें कि स्कूटर में पेट्रोल की जगह जो जेट फ्यूल है जिससे जहाज चलते हैं, वो तो सुपीरियर होता है ना, वो हम पेट्रोल से बहुत सुपीरियर होता है। अगर वो फ्यूल डाल के आप स्कूटर को चलाने की कोशिश करेंगे तो स्कूटर खराब हो जाएगा, क्योंकि स्कूटर पेट्रोल से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। और हवाई जहाज में अगर स्कूटर वाला पेट्रोल डाल के चलाएंगे तो भी वो खराब होगा। इसीलिए भले ही जिस ईंधन के लिए कोई मशीन डिजाइन की जाती है उसी ईंधन से वो चलती है। डीजल कार में आप पेट्रोल नहीं डलवाते। डीजल कार में अगर पेट्रोल डलवाया जाएगा तो उसकी ऐसा नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह जब डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है तो हमारे लंग्स डैमेज होते हैं। तो सबसे पहला काम जो हॉस्पिटल में जाते ही होता है, या एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगा दी जाती है, तो वो उस इंसान को मौत की तरफ ले जाती है, जिंदगी की तरफ नहीं ले जाती। दूसरी चीज है, उस पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। तो रिसर्च ये भी बताती है कि आईसीयू भी मॉर्टेलिटी को बढ़ाता है। आईसीयू, एक पेशेंट बाहर खुले में है और एक आईसीयू में है, तो खुले वाले के चांसेस ज्यादा है जिंदा रहे, आईसीयू वाले के कम चांस। उसके बाद उसको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ दवाएं दी जाती हैं, अब हम उसमें नाम में नहीं जाएंगे। तो वो सारी की सारी चीजें मिलकर मॉर्टेलिटी को बढ़ाती है, मौत दर को बढ़ाती है, कम नहीं करती। उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी का जो डेथ रेट है, एंजियोग्राफी का जो डेथ रेट है वो है 0.75%। मतलब 400 लोगों की एंजियोग्राफी अगर करते हैं हम, तो 3 लोग उसमें से मर जाएंगे एंजियोग्राफी की वजह से, लेकिन कोई डॉक्टर बताता नहीं है। एंजियोग्राफी इटसेल्फ मौत का कारण बनती है। 200 में से 1.5 और 400 लोगों में से 3 लोग एंजियोग्राफी की वजह से मर जाते हैं। छोटा आंकड़ा है, आपको लगता है इसमें क्या है, लेकिन जो मरेंगे
वो बच जाते अगर एंजियोग्राफी ना की जाती। भले ही वो 400 में से 3 है, लेकिन अगर एंजियोग्राफी नहीं की जाती तो शायद वो बच जाते। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टेंट डाला जाता है। एंजियोग्राफी का मतलब ये है, ब्लॉकेज का पता लगाएंगे जी, ब्लॉकेज। जबकि कल हमने जाना कि वो ब्लॉकेज जहां स्टेंट डाला जाता है वो तो हार्ट अटैक की वजह बनती ही नहीं है। तो जो स्टेंटिंग है, एंजियोप्लास्टी जो की जाती है, उसका जो डेथ रेट है वो 6% इमीडिएट डेथ। 100 में से 6 लोग स्टेंट डालते डालते मर जाते हैं स्टेंट की वजह से। जो वो प्रोसीजर है, जो वायर डाली जाती है अंदर एंजियोग्राफी के दौरान, स्टेंट डालते डालते 100 में से 6 लोग मर जाते हैं स्टेंट डालने की वजह से। कोई डॉक्टर नहीं बताता। और 1 साल के अंदर अंदर, स्टेंट डालने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये आंकड़ा 10% हो जाता है। 2 साल बाद 11 हो जाता है, तो 3 साल में 13 लोग 100 में से मर जाते हैं जिनके स्टेंट डाला जाता है। वैसे हार्ट अटैक से कितने मरते हैं? 100 में से 10। लेकिन स्टेंट की वजह से तुरंत 6 लोग मर जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर 10 लोग मर जाते हैं, 13 लोग मर जाते हैं 2 साल के अंदर। तो ये बात हमारे हलक से नीचे नहीं उतरती है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाने की बजाय, अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा। अब किसी को हार्ट अटैक, आप बोलो ना 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 मत लेके जाओ हॉस्पिटल, तो लोग आपको पकड़ के पीटने लग जाएंगे कि ये क्या बोलता है। लेकिन जो असलियत है वो तो असलियत है, जो रियलिटी है वो एविडेंस बेस्ड है, तथ्य है, उसके प्रमाण है। हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, जो डॉक्टर साहब की किताब है वो यही दिखाती है। कितनी मौतें हैं जो डॉक्टर की गलती से होती, कितनी मौतें हैं जो अस्पताल का जो कुप्रबंध होता है उसकी वजह से होती हैं, कितनी मौतें हैं जो साइड इफेक्ट दवाओं की वजह से। डॉक्टर अपने आप में व्हाई द मॉर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक, एक किताब है डॉक्टर विश्वरूप जी की। वो ये बताती है कि जब किसी इलाके के डॉक्टर हड़ताल पे होते हैं, अस्पताल में काम नहीं करते हैं डॉक्टर, तो उस इलाके का मौत दर कम हो जाती है। एक बहुत बड़ी रिसर्च है। एक मीटिंग होती है, अलग अलग देशों में होती है, वो 3 दिन के लिए पूरी दुनिया के कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी मीटिंग भी बोला जाता है, पूरी दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होते हैं, कार्डियोलॉजी मीटिंग में बोला जाता है। एक समय आया जब ये सोचा गया कि 3 दिन के लिए सारे के सारे डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ इकट्ठा होते हैं, उन 3 दिनों में पेशेंट का क्या होता, इमरजेंसी पेशेंट का क्या होता होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग मर जाते होंगे, बंद करो ये मीटिंग। लेकिन फिर ये सोचा गया कि इस मीटिंग को बंद करने से पहले ये तो पता करें कि इन 3 दिनों में लोगों के साथ क्या होता है। तो सर्वे किया गया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ये रिपोर्ट है कि उन 3 दिनों में लोग कम मरते, मॉर्टेलिटी कम हो जाती है अस्पताल।
मौत दर कम हो जाती है। जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं होता तब मौत दर कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर चौधरी एक स्टेटमेंट में बोलते हैं, एक वीडियो में बोलते हैं वो, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, लोग उसे उठा के जबरदस्ती अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति यही प्रार्थना करे, हे भगवान हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो। अगर डॉक्टर वहां से एब्सेंट है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा है। बहुत गंभीर आरोप है ये, लेकिन इसके तथ्य हैं, ये सिर्फ आरोप नहीं, इसके एविडेंस है। उसी मेडिकल साइंस की अलग अलग रिसर्च ये बताती है कि जब डॉक्टर काम पे नहीं होता तब लोग कम मरते। ऐसी ऐसी गलतियां, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे किताब में ऐसी ऐसी गलतियां बताई गई हैं डॉक्टरों की, कि एक पेशेंट का दायां पैर काटना था, डॉक्टर ने बायां काट दिया और काटने के बाद उसे एहसास हुआ अपनी गलती। तो जितना दूर रह सकते हैं अस्पताल, आजकल तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जब कोई, आपने अगर घर खरीदना है ना, किराए पे भी अगर लेना, वो डीलर होता है, वो उसके जो पॉजिटिव चीजें होती है ना उसमें ये बताते हैं, देखिए जी आपके घर से अस्पताल इतनी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है। तो अस्पताल अगर घर के पास है तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे हमारे घर के पास हॉस्पिटल खुल गया, मौज हो गई, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जितना आप अस्पताल से दूर रहेंगे उतना जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा। तो ये तो हार्ट अटैक की बात हो गई। अब कार्डियक अरेस्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है तो पहले 4 मिनट, उस मौत के तुरंत पहले जो 4 मिनट होते हैं उसमें बॉडी के सेलों के लिए न्यूट्रिशन रहता है। ब्लड घूमना बंद हो गया है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड अब सर्कुलेट नहीं हो रहा, हार्ट बीट बंद है। लेकिन सेलों के 4 मिनट तक जिंदा रहने के लिए उनके पास भोजन है। तो 4 मिनट बाद सबसे पहले ब्रेन के सेल डेड होना, मरना शुरू होते 4 मिनट के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले 4 या पहले 10 मिनट, पहले 4 मिनट में अगर उस पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन ठीक से दे दिया जाता है, क्लोज चेस्ट हार्ट मसाज जिसे बोला जाता है, मेडिकल भाषा में सीपीआर बोलते हैं उसे, तो पहले 4 मिनट में विदाउट एनी डैमेज वो व्यक्ति जिंदा हो सकता है 70% ज्यादा, विदाउट एनी डैमेज। क्योंकि ब्रेन के सेल मरना शुरू होते हैं 4 मिनट के बाद। अगर वो व्यक्ति तीसरे मिनट जिंदा हो जाता है तो कोई डैमेज नहीं होगा बॉडी, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट भी अगर वो जिंदा हो जाता है तो विदाउट एनी डैमेज वो व्यक्ति जिंदा हो। लेकिन 4 मिनट के बाद भी 10 मिनट तक संभावना होती है जिंदा रहने की, लेकिन विद डैमेज। फिर ब्रेन के जिस जिस हिस्से के सेल डेड हो चुके हैं
4 मिनट के बाद 10 मिनट तक वो बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। वो व्यक्ति हो सकता है जिंदा हो जाए, उसकी टांगे काम ना करे, वो जिंदा हो जाए, उसकी जुबान काम ना करे, जिंदा हो जाए, उसकी आंखों का रोशनी के लिए कुछ भी डैमेज हो। पहले 4 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पहले 4 मिनट में जिंदा हो जाता है तो विदाउट एनी डैमेज जिंदा हो। और अगर 4 मिनट के बाद जिंदा होता है तो विद डैमेज, थोड़ा बहुत कोई डैमेज हो सकता है। अब हम लोग करते क्या है, जो आम जनता क्या करती है कि यही 10 मिनट किस चीज में गवा दिए जाते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो सबसे पहला काम लोग चीख चीख के बोलते हैं, अरे एम्बुलेंस कॉल करो, एम्बुलेंस कॉल करो। तो हमारे देश में किसी भी जगह पे एम्बुलेंस 10 मिनट से पहले नहीं पहुंच सकती। भले ही आप हॉस्पिटल के पास किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, फिर भी 10 मिनट से पहले एम्बुलेंस नहीं पहुंच। तो 10 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस में डाल के उस व्यक्ति को ले जाया जाता है तो वो डेड ऑन अराइवल होता है, मतलब पहुंचने से पहले मर चुका होता है। ये अलग बात है कि हॉस्पिटल वाले उसे वेंटिलेटर पे डाल दे, वेंटिलेटर पे सांस चलनी शुरू हो जाती है, नकली सांस, और वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना मर्जी पैसा हॉस्पिटल बना सकता है, क्योंकि घर वालों को इस बात की चिंता नहीं होती है कि पैसा कितना लगता है। उनको चिंता होती है हमारा बंदा बच जाए, हमारा पेशेंट बच जाए। उस वक्त कुछ भी करके पैसे का इंतजाम किया जाता है। लेकिन आप समझ जाइए, अगर कोई पेशेंट इस स्थिति में आपके सामने गिरता है, अगर उसकी नब्ज नहीं चल रही है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो 10 मिनट के बाद उसके साथ कुछ भी करना बेकार, कुछ भी नहीं हो सकता। मत लेके जाइए हॉस्पिटल, केवल पैसे की बर्बादी हो। तो पहले 10 मिनट में, पहले 4 मिनट में हम क्या कर सकते हैं अगर हमें आता है। अगर किसी व्यक्ति को, जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है वो क्या है, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसने इस बात को रद्द कर दिया है। सीपीआर जो दिया जाता है हॉस्पिटल में वो क्या होता है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 30 टाइम। चेस्ट कंप्रेशन तो आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो डमी सी रख के ऐसे करके दबाना होता है, फिल्मों में भी देखा होगा आप। तो जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल वो क्या है, 30 बार कंप्रेशन, उसके बाद मुंह से सांस देना होता है, हवा देनी है, फिर 30 बार कंप्रेशन, फिर मुंह से हवा देनी है। तो लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ये फजूल की एक्टिविटी, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। कारण क्या है कि चेस्ट कंप्रेशन देने का मतलब ये है कि हार्ट को मसाज किया जाए ताकि हार्ट दबे खुले, दबे खुले, दबे खुले, शायद दोबारा चलना शुरू हो जाए। यहां से दबाने का मतलब होता है ब्लड में प्रेशर क्रिएट करना। जितना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, उसका 20% भी अगर क्रिएट हो गया ब्लड प्रेशर, तो इंसान जिंदा होता है, क्योंकि 20% की ही जरूरत होती है सेलों। तो जब हम 30 बार प्रेस करते हैं तो जितना प्रेशर बनता है, जब मुंह से सांस देने लगते हैं वो फिर 0 हो जाता है। फिर 30 बार करते हैं, जितना थोड़ा सा प्रेशर बनता है, फिर मुंह से सांस देते हैं, 0 हो जाता है। तो वो एक्टिविटी पूरी तरह से
फजूल है, कोई मतलब नहीं है। जो सही तरीका है वो क्या है, 1 मिनट में 100 बार, कम से कम 100 बार कंप्रेशन। 1 मिनट में 100 बार देना है, कम से कम 100 बार, ज्यादा से ज्यादा 120 बार। तो अगर आप घड़ी रख के 1 मिनट में देखेंगे तो मुश्किल से 100 बार दिया जाता है। जो व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करता है वही दे सकता है। आमतौर पे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने तभी प्रैक्टिस की होती है जब ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कोई प्रैक्टिस करता नहीं, इसलिए वो अनइफेक्टिव होता है। जो भी वो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सौ बार 1 मिनट में, और ये लगातार देना। एक व्यक्ति कितना भी पहलवान हो, कितना भी ताकत वाला व्यक्ति हो, वो 2 मिनट से ज्यादा कंप्रेशन नहीं दे, बिना सांस लिए, बिना रुके। ज्यादा से ज्यादा वो 2 मिनट तक 200 बार कंप्रेशन दे सकता है। तो इसके लिए अगर 2 व्यक्ति वहां मौजूद हैं तो बदल बदल के करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं जिंदा। 1 मिनट में 100 बार, और इसकी जो डूंघाई है, इसकी जो डेप्थ है वो 2 इंच होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे करके दबाते तो कोई मतलब नहीं उसका, वो हार्ट तक उसका कोई असर नहीं पहुंचेगा। कम से कम 2 इंच गहरा जाना चाहिए जब दबाते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है हड्डियां टूट जाएंगी, ऐसा नहीं होता। 2 इंच तक डेप्थ होनी चाहिए उसकी। 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन देना होगा और लगातार देना होगा। काफी चांसेस होते हैं कि पहले 3-4 मिनट में इंसान दोबारा उठ के एक बार ऐसे करता है तो उठ के बैठ जाता है। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने देश में गली गली में ये ट्रेनिंग दी, लोगों को घर घर में जाके ट्रेनिंग, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में। तो 10 सालों में उन्होंने जो सर्वाइवल रेट है उसको डबल कर दिया। पहले 100 में से 10 लोगों को बचा पाते थे, अब 100 में से 20 लोगों को बचा लेते। क्योंकि तब ये मैटर नहीं होता कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, तब ये मैटर होता है कि उस व्यक्ति के आसपास जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनमें से कितने लोग सीखे हुए हैं इसको, कितने लोग जानते हैं चेस्ट कंप्रेशन। कोड ब्लू ट्रेनिंग जो होती है, कोड ब्लू ट्रेनिंग में यही सिखाया। तो ये सरकार का ही काम है वैसे तो। अगर सरकार चाहे तो ये ट्रेनिंग अलग अलग जगह, घरों में, मोहल्लों में, गलियों में की जा सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। मीटिंग बंद होने जा रही है। कंप्रेशन हार्ट अटैक के पेशेंट को नहीं देना है। सबसे पहला काम जो पहले 30 सेकंड में, जब 20 सेकंड में करना है, वो क्या है, ये कन्फर्म करना है कि ये कार्डियक अरेस्ट। कैसे कन्फर्म करेंगे? पेशेंट गिरा पड़ा है, वो होश नहीं, समझ नहीं रहा बात, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, हार्ट पे हाथ रख के भी देख सकते हैं। हार्ट बीट अगर नहीं चल रही है और उसकी सांस नहीं चल रही, नो ब्रीथ, नो पल्स, नो रिस्पॉन्स, अगर ऐसी स्थिति है तभी ये आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। दूसरा काम जो बहुत जल्दी में आपको तुरंत करना है वो है
सही जगह ढूंढना, कहाँ पे देना है। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे, ऐसा नहीं है कि कहीं भी। उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। ये जो हमारी ये पसलियां हैं, रिब केस बोलते हैं इसको, अगर आप यहाँ से इसको लाएंगे अपना हाथ, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे आके मिलती हैं। इसके ऊपर 2 उंगली रख के, ये वो जगह है जहाँ पे आपको ये हिस्सा हाथ का यही हिस्सा सबसे मजबूत होता है। इस तरह से हाथों को रख के ये हिस्सा उस पे रखना है ये। और पेशेंट जो है वो जमीन पे होना चाहिए या हार्ड बेड पे होना चाहिए। अगर गद्दे वाला बेड है तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, वो जंप करेगा। किसी ठोस जगह पे पेशेंट होना चाहिए। अगर जमीन पे लेटा है तो आप घुटनों के बल उसके पास बैठ जाएं और इस तरह से यहाँ से देखना है और यहाँ 2 उंगली रखनी है, उसके ऊपर रख के उसको देना चाहिए। इससे पहले अच्छी बात है कि आप लोगों को अनाउंस कर दें कि ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि आमतौर पे डॉक्टर जब डेड डिक्लेयर करता है किसी को, ये 2 चीजें देखता है। पल्स देख के डॉक्टर बोल देता है पल्स नहीं है, नो मोर। अगर सांस भी नहीं चल रही है, पल्स भी नहीं चल रही है, तो आप उन लोगों को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति मर चुका है, अब इसको जिंदा करने का एक चांस है। पहले 4 मिनट में अगर आप बोले तो मैं कोशिश कर सकता। तो आप इसे इतनी जोर से दबाना है कि वो 2 इंच तक गहरा नीचे दबे। तो जितना कर सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करने से, उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाने से अच्छा है कि आप कुछ करें। हो सकता है वो 10 बार दबाने से उठ खड़ा हो, 100 बार भी ना पूरा दबाना, इट मे बी। तो आपने देखा होगा पुरातन समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती थी कि किसी व्यक्ति को, ऐसा वैसे नहीं होता है कि उसको मरने के 10 घंटे बाद चिता पे लिटाया तब उठ के बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। 10 मिनट बाद वो डेथ परमानेंट डेथ में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद जिंदा नहीं हो सकता, पहले 10 मिनट। बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं लोगों के। और मैं गया था जी, मैं धर्मराज को देखा मैंने, उसने बोला मैं गलती से इसको उठा लिया, वो काल्पनिक होती है। उस वक्त वो सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, वो काल्पनिक कहानी है। तो पहले 4 मिनट में अगर आप ये कोशिश करेंगे तो कोई व्यक्ति अगर दोबारा जिंदा हो जाता है तो उससे अच्छी क्या बात। उसके बाद वो पता नहीं कितने साल जिएगा। ऐसा नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा तो 2 दिन बाद मर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। पता नहीं कितने साल जिए, कोई वजह हुई, हार्ट बंद हो गया, उसके बाद वो दोबारा चलना शुरू हो गया, उसके बाद उसने अपना लाइफ स्टाइल कुछ अच्छा कर लिया, है ना, डाइट अच्छी लेनी शुरू, पता नहीं कितने साल और जी ले। 4 मिनट बाद ब्रेन के सेल डेड होना शुरू होते हैं और 10 मिनट में बॉडी के बाकी सेल भी डेड होना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट डेथ 10 मिनट बाद ही डिक्लेयर होता है। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर कुछ भी नहीं करता। बहुत बार हॉस्पिटल में मैंने देखा, मेरे पिताजी की मौत हुई तब भी मैं वहां था, मेरी माता जी की मौत हुई तब भी मैं हॉस्पिटल में था उनको। पिताजी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चला, मतलब ठीक ठाक थे। मेरी भी आंख लग गई, 2-3 दिन से सोया नहीं था, आंख लग गई। नर्सों ने
जगाया मेरे को। वो चिल्ला रही थी, उनको हिला हुलू के, तो मुझे जब मेरी आंख खुली तो वो बोले नहीं जी अब नहीं रहे। लेकिन मेरी माता जी हॉस्पिटल में थे, जब उनको तकलीफ हुई, थोड़ा उठ के बैठे, लेटे हुए थे, उठ के बैठे, तो मैं भाग के नर्स के पास गया। उसने एक गोली दे दी, मैंने वो गोली मुंह में रखी उनके, लेकिन वो हवा से बाहर निकल। उसके बाद डॉक्टर आया, उसने 4-5 बार 10 बार ऐसे किया होगा, बस उसके बाद बोला नहीं अब। तब मुझे ये जानकारी नहीं। असल में इस परिवार का कोई सदस्य जाता है उसी के लिए इम्पोर्टेंट, डॉक्टर के लिए इस बात का कोई मतलब, उसके लिए रूटीन मत। एक हॉस्पिटल में दिन में 10 लोग मरते हैं, 4 लोग मरते हैं, 5 लोग मरते हैं, बड़े अस्पतालों में तो दिन में 10-10, 20-20 लाशें जाती हैं बाहर। तो उन डॉक्टरों के लिए कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए रूटीन वर्क है। कोशिश करें, अगर कहीं से भी आप इस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं दी जाती, ये प्रैक्टिकली वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जब तो डमी होगी, मैनकिन बोलते हैं उसको, मतलब ह्यूमन बॉडी की डमी आती है, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था, बॉटल में वो रद्दी रुद्दी भर के अखबारों में, ऐसा भी बताया था इस पर। तो वो तो जुगाड़ है। तो हमें भी एक टूल दिया गया था, जब कोड ब्लू की ट्रेनिंग थी तो एक टूल दिया गया था, उस टूल से प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया था। तो लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा है, तो आप अगर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो समय आने पे, ये जरूरी नहीं है, वो लोग अलाउ करते हैं कि नहीं करते। किसी का पेशेंट है घर में, वो बोलते नहीं जी हम तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आप अगर वहां उनकी मर्जी के विरुद्ध कुछ करेंगे, वो नहीं करने देंगे आप। ये तो जागृति का मामला है। अगर उन लोगों को भी इस बात का पता होगा, एहसास होगा कि अब ये मर चुका है, अब इसको यहाँ अगर 4 मिनट 5 मिनट कोशिश कर ली जाए, हॉस्पिटल ले जाने से अच्छा है यही कोशिश कर ली जाए। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के मामले में हॉस्पिटल जाना मतलब सबसे बड़ी गलती। 10 मिनट के अंदर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पहले 4 मिनट जो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, वो तो आप उसको घर से बाहर गाड़ी तक ले जाते जाते बेकार हो जाते हैं। तो अच्छा यह है कि इसे सीखा जाए, समझा जाए, और लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। 70% चांस, कुछ थोड़े नहीं होते, जिंदा होने के चांस 70%। पहले 4 मिनट में विदाउट एनी डैमेज। चलिए अब आपकी बारी है, अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। सर ये समझ में नहीं आया कि कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है, या मतलब उसका कोई सिम्टम्स आता है कि उसका ना ना ना, मतलब कार्डियक अरेस्ट के लिए कोई सिम्टम नहीं है। अचानक से हार्ट काम करना बंद, कार्डियक अरेस्ट उसे ही बोला जाता है, कोई कारण नहीं है। मतलब कारण अब अंदर क्या हो रहा है, किसी वजह से भी हार्ट ने काम करना बंद करे, फेलुअर बोलते हैं, हार्ट फेलुअर इसी को बोला जाता है। रिसेंटली मेरा दोस्त ना सर, वो संडे संडे इवनिंग को चिकन खाया था, देसी चिकन खाया था। तो उसको रात को 9 साढ़े 9 बजे 11 बजे आसपास उसको पेट दर्द हुआ। वो सोचा गैस गैस बन गया होगा करके वो क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हेवी उसको बहुत ज्यादा ही मतलब पेन होने लगा। वो गैस का ही प्रॉब्लम समझ के हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। लेकिन उसी दिन 1 बजे दोपहर को 1 बजे मतलब मंडे 1 बजे उसका
निधन हो गया और उसको डॉक्टर बोले हैं कि कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट किसी वजह से, मतलब इसमें ना तो कोई उम्र का लिहाज है, ना तो, हाँ ये है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो संभावना कम है कार्डियक अरेस्ट। उसको शुगर था उसको। हाँ देखिए, शुगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप, वो बताया ना, शुगर की दवा खा रहे हैं तो बैड शुगर को हार्ट के सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट कमजोर हो गया, काम करना बंद कर दिया, कोई इमरजेंसी आई, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। हार्ट, मतलब कार्डियक अरेस्ट के लिए अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन यही है, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब एक हेल्दी हेल्दी पीपल को भी आ हाँ सकता है कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल, हेल्दी मतलब पीपल को ऐसा कुछ है कि उसको नहीं, वजह तो कोई, देखिए हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसे काम करना कैसे बंद कर देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी ना। जी मतलब कोई भी और ऑर्गन, मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, तो जी जब भी मौत होती है, मान एक कैंसर पेशेंट की मौत होती है, तो कारण क्या बनता है मौत का? क्योंकि दिल काम करना बंद कर, जब जी तक हार्ट, दिल धड़क रहा है तब तक तो मरता ही नहीं है इंसान। तो हर मौत कार्डियक अरेस्ट से ही होती है। दिल काम करना बंद करे तभी तो मरता है इंसान। जब तक दिल काम कर रहा है तब तक मौत नहीं हो सकती। बॉडी के कुछ सेल डैमेज हो रहे हैं, पेन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब तक हार्ट काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तब तक सेलों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तब तक मौत नहीं हो सकती। जी हर मौत कार्डियक अरेस्ट से ही होती है, मतलब दिल ने काम बंद कर दिया, इसको मतलब कार्डियक अरेस्ट। तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। वो कैंसर पेशेंट है, उसको बोल देते हैं कैंसर से मर गया। किडनी का पेशेंट है, उसको बोलते हैं किडनी से मर गया। लेकिन वजह उसकी यही है कि उसके दिल ने काम करना बंद किया। उसकी कारण किडनी खराब हुई, किडनी की वजह से बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हुई, उससे हार्ट पे इफेक्ट पड़ा, दिल ने काम करना बंद कर दिया। तो ये रिसेंटली अभी हाँ वो जो बिग बॉस वाला शुक्ला क्या नाम है हाँ उनका, अभी जो गुजर गया ना, बिल्कुल, तो उनका वो तो सुने हैं कि वो चेन स्मोकर है करके, इसलिए उसका प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं भी स्मोक करता है इस बात के लिए, पर लेकिन सभी सिगरेट पीने वालों को कार्डियक अरेस्ट थोड़ी होता है। सर और एक है कि सौरव गांगुली को हुआ था ना लास्ट लास्ट ईयर, इसी साल हुआ था सर, हार्ट अटैक आया था, तो मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है सर? मतलब वो तो अच्छा डाइट खाता है, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है। बहुत भ्रम में है हम लोग। जी जो भी व्यक्ति एनिमल फूड लेता है उसको अच्छा डाइट थोड़ी बोलते। अगर जी ये जो खिलाड़ी लोग हैं या बॉडी बिल्डर है, ये तो बहुत सारे स्टीरॉयड, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हाँ वो तो है, तो उन लोगों हैं। का उसको डाइट में चिकन रहता है। हेल्दी फूड नहीं बोला जाता। जी एनिमल फूड इज डेंजरस टू हेल्थ मतलब। बिल्कुल, हम्म, इसीलिए तो हम जब डीआईपी डाइट बोलते तो एनिमल फूड पूरा का पूरा बंद करते हैं। जी मतलब फिश फिश खा सकते हैं कुछ हद तक। बिल्कुल नहीं, कुछ फिश हद तक का मतलब है, अगर आप प्रेफरेबली खाना ही है तो खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिश आपको हेल्दी रखेगी। मतलब टोटली बंद ही कर देना है नॉनवेज को। जरूरत नहीं है, इंसान की खुराक नहीं है नॉनवेज। जी अभी जो हमारी अभी जिसको हैबिट है
खाने का वो उसको तो बंद ही करना पड़ेगा। तो हैबिट की वजह से तो लाइफ बीमार होते हैं हम, बैड हैबिट की वजह से तो बीमार हो रहे हैं। जी। हम्म। है ना, जो हैबिट, सर अभी बोलिए बोलिए। सर अभी जो पानी, अभी हम लोग को फ्रूट से जो पानी मिल रहा है वो हम लोग का बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब पानी ज्यादा पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा डीआईपी डाइट में। नहीं पड़ती, पानी जितनी प्यास लगती है उतना ही पीना चाहिए। फ्रूट खाते हैं, डीएपी डाइट लेते हैं, कम पानी की जरूरत पड़ती हाँ हाँ। है। क्योंकि हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियों में भी पानी की भरपूर मात्रा होती है, फलों में भी होती है, तो प्यास कम लगती है। प्यास कम लगती है तो पानी कम पिएंगे आप। तो बॉडी को अल्कलाइन फूड चाहिए, यस, यही फंडा और कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी अल्कलाइन हो, फूड चाहिए। हम लोग बॉडी, मतलब हम लोग का बॉडी को अल्कलाइन चाहिए बस। जब अल्कलाइन रहेगा तो हेल्दी रहेगा, यही बिल्कुल है ना सर इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। सर ये कैंगन वाटर का भी चल रहा है अल्कलाइन के लिए? देखिए, कैनगन वाटर बहुत बड़े बड़े दावे करता है जी, लेकिन महंगा बहुत पड़ता है ना। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है 1 लाख 2 लाख रुपए की मशीन लगवाना हो। तो कैनगन वाटर की वजह से बजाय अगर आप घड़े का पानी पिएंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, मटके का पानी पी। अच्छा, तो सेम डे का भरा हुआ होना चाहिए कि एक दिन पहले का? देखिए, अगर एक आप रात को मटका भर के रख देते हैं, उसमें एक तांबे का कोई बर्तन डाल देते हैं, तो दूसरे दिन पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए उस पानी को। किसका बर्तन सर डालने का है? तांबे का, कॉपर का। हाँ नहीं, कॉपर कॉपर, ओके ओके, ठीक है सर। बहुत अच्छा पानी बन जाता है। डॉक्टर खादर भी ऐसे पानी को रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं। खैर, कुछ लोग हरी सब्जियां डाल के पानी को एल्कलाइन कर लेते हैं। पत्ते डाल सकते हैं आप, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, वो फिर चेंज करने पड़ते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप एक लोटा, कोई कोई बर्तन, लेकिन उसको आपको डेली साफ करना होगा उस बर्तन को। कॉपर का जो बर्तन आप उसमें रखेंगे, उसको डेली साफ करना होगा अच्छे से, क्योंकि उसमें फिर एक लेयर सी जम जाती है, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता। ओके सर, ये नींबू की स्लाइस डालने का लोग बोलते हैं, तो वो क्या अल्कलाइन करने के लिए लेमन स्लाइस हाँ, डालते हैं अंदर? बिल्कुल अल्कलाइन करने की। उसका नींबू तरीका की क्या है लेमन स्लाइस, स्लाइस डालने का सर? नींबू की स्लाइस डाल सकते हैं। नारियल की, आप अगर नारियल गिरी डाल देते हैं, उससे भी अल्कलाइन हो जाता है। सर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 10 लीटर का अगर घड़ा है तो नारियल गिरी? नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जी जी। तो देखिए, आरओ आजकल सब लोगों के घर में लगा हुआ है। वैसे तो एल्कलाइन मशीन छोटी मोटी आती है, हमारे मेरे घर में भी लगी हुई है, एक यूनिट सा लग जाता है, एल्कलाइन यूनिट, है ना। तो अगर आप आरओ के पानी का पीएच 6 से कम हो जाता है, 6 रह जाता है, 6 से कम हो जाता है, तो आरओ के पानी को अगर आप घड़े में डाल देंगे, उसमें कॉपर का बर्तन भी डाल देंगे, उसका पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, 8 के करीब हो सकता है। तो आप उसे पी सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग तो टीडीएस भी बोलते हैं, जरूरी है ना सर? हाँ टीडीएस तो देखिए, टीडीएस तो जरूरी है। टीडीएस किस कारण से है, ये देखना होगा। आप एक एक गिलास पानी में अगर उस पानी का आप टीडीएस चेक करते हैं, मान लीजिए 100 है, उसमें आधा चम्मच नमक घोल दीजिए, उसका टीडीएस 500 हो जाएगा।
वो डिजॉल्व सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कौन कौन से हैं, क्या उसमें कोई हार्म एलिमेंट है, उसकी वजह से टीडीएस ज्यादा है, या अच्छी चीजों की वजह से टीडीएस ज्यादा है? अब आजकल जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक जैसी चीजें हैं और बहुत सारे सॉलिड घुली हुई धातें हैं, जिसकी वजह से आरओ लगवाना पड़ रहा है। जी अब आरओ से टीडीएस जो है बिल्कुल कम हो जाता है, 10-15 रह जाता है। जो आप बिस्लेरी की बॉटल का टीडीएस 3-4 होता है, कैनगन की बॉटल का टीडीएस 7-8 होता है। तो वो पानी हार्मफुल है जी, नहीं पीना चाहिए। वो तो उसमें तो है ही कुछ नहीं है, टीडीएस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उसके सारे जो अच्छे मिनरल्स थे वो भी निकल गए, बुरी चीजों को तो निकाला आरओ ने, जो अच्छी चीजें थी वो भी निकल गई। जी जी तो अगर आप मिट्टी के मटके में डालते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स पानी में ऐड हो जाते हैं और कॉपर का भी उसमें आ जाता है, उसका टीडीएस भी बढ़ जाएगा और पीएच भी बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये मटके के अंदर मिनरल कितने साल तक अच्छे रहते हैं? मतलब मैं मटका कब चेंज करना चाहिए, उसका हर कुछ साल प्रोटोकॉल है? चेंज कर लेना चाहिए हर साल। कितना मटका कोई बहुत महंगी चीज थोड़ी है। जी जी। वैसे भी उसके मुसाम बंद हो जाते हैं, ठंडा नहीं रह, पुराने मटके में ठंडा नहीं रहता पानी, जब तक वो उसके अंदर मुसाम है जो वो रहते हैं, तभी तभी वाष्पीकरण होता है, इसलिए ठंडा रहता है पानी। जी चलिए ठीक है जी, कल फिर बात करते हैं, कल कुछ और नए टॉपिक पे। कल सर एक सॉरी, कल सैटरडे है, हम्म, कल फ्री वेबिनार होगा हमारा। अभी मैं कर नहीं पाया, कुछ टॉपिक भी डिसाइड नहीं कर पाया। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे बात, पहली बात तो यह है कि क्या आप सच में कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं या करेंगे तभी हम रखें, नहीं तो हम रूटीन बात करें। अगर यही 10-12 आप लोगों को नहीं होना है तो फिर हम अपनी यही बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 8-10-20 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं तो फिर वेबिनार कर लेंगे। तो वो मजा नहीं आता जी। अगर 10-20 लोग ही होते हैं तो अलग टॉपिक पे बात करना, उसमें वो बात नहीं बनती। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो हम कल को रख लेंगे वेबिनार, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे रख लेंगे। वेबिनार का फायदा तभी है 50-60 लोग हों उसमें। चलो 100 नहीं तो 50-60 लोग तो हों। तो मैंने देखा है, मुफ्त का ज्ञान नहीं चाहिए लोगों को, पैसे सही दे बात के है। भी पैसे दे के भी नहीं चाहिए, मुफ्त का भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। तो मेरा एक स्टाफ है, उनको मैं बताया था ऐसे डीआईपी डाइट के बारे में, तो बोलता है सब मत बताया मेरे को। क्या बोलता है? डीआईपी डाइट के लिए बताया, उनको शुगर है, बीपी है, सब कुछ है, उन लोग घर वाले सभी कोरोना से पीड़ित थे। तो मैं उनको एक बार ऐसे बताया कि डीआईपी डाइट है, उसको फॉलो कीजिए, आप लोगों का बीमारी से थोड़ा मतलब दूर होगा। अरे यार वो सब मत बताओ यार मेरे को, बोलता है। तो सब हम बहुत सारा कर लिए हैं, सब डाइट सब बहुत फॉलो कर लिए हैं, सब कुछ नहीं होता है। मैं बोला डीआईपी डाइट के बारे में जानते हो? यार सुनना ही नहीं है छोड़ो, उससे दूसरा बात बोलो, बोलता है। ऐसे ही है। देखिए मतलब, चलिए टाइम तो काफी हो गया, मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ आपको। लोगों की जो मानसिकता है वो कैसी है। बारिश हो रही थी, एक सड़क पर भरी पड़ी है पानी में और गाड़ियां जा रही है। एक लड़का, छोटा सा लड़का, अपनी शर्ट उतार के
गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और गाड़ी वाला क्या सोचता है, अरे लिफ्ट मांग रहा है और मेरी सीट खराब हो जाएगी, गीला भीगा पड़ा है ये, तो वो गाड़ी निकल जाती है, कोई नहीं रोकता गाड़ी। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो बोलता है यार, तरस खाता है उस बच्चे पे, रोक लेता है गाड़ी, पूछता है हाँ कहाँ जाना है, आजा बैठ जाओ। बोला नहीं मैं लिफ्ट नहीं मांग रहा, मैं तो इसलिए रोक रहा हूँ, आगे सड़क टूटी हुई है, जो भी गाड़ी जाती है नदी में बह जा रही है, पुल टूटा हुआ है। लोगों को भलाई की बात समझ नहीं आती है। उनको लगता है सही कि बात उनका कोई स्वार्थ है ये जो बता रहे हैं, जी। तो इसलिए भला करने वाले लोगों को घर घर गांव गांव जाके भला करना। वैसे भी आपने सुना है ना, अच्छी चीजें खुद चल के आप तक आती, बुरी चीजें आपको लानी पड़ती। सिगरेट आपको जी दुकान से लानी पड़ती है, दूध आपके घर आता है, शराब आप जाके लेके आते हैं। मतलब अच्छी चीजें आपके घर तक चल के आ जाती हैं, बुरी चीजें लानी पड़ती। सही बात है। इसलिए जो लोग अच्छाई करना चाहते हैं, तो इसीलिए कहावतें बनी हुई है ना, नेकी कर कुएं में डाल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जो भलाई करने वाले लोग होते हैं उनको ये नहीं होता कि कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मेरी बात सुनते हैं, उसका काम है करते जाना, है ना। तो वो भी सुनी होगी कहानी आपने कि एक साधु वो वहां जाते हैं कभी स्नान करने, वो एक बिच्छू पानी में होता है, तो वो ऐसे हाथ में लेते हैं, उसको सीढ़ी पे रख देते हैं, वो बिच्छू काट लेता है। वो रोज का काम है, जब भी जाते हैं वो पानी में होता है, वो फिर उसको हाथ पे उठाते हैं, सीढ़ी पे रख देते हैं, वही काटता है। तो उसका चेला बोलता है गुरु जी क्या करते हैं आप उसका भला करें, वो काट रहा है। बोलता है वो बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, अपना कर्म नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक इंसान होके अपना कर्म कैसे छोड़, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वो अपना कर्म कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सच में दिल से किसी का कुछ भला करना चाहते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा ये उम्मीद मत। जी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। कुछ नहीं मिलता है बदले में। अगर आप कोई उम्मीद करके किसी का अच्छा करते हैं तो आप निराश होंगे, आपका दिल टूटेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जब भी सबसे बड़ा कारण ही डिप्रेशन जैसी चीजों, चिंता जैसी चीजों का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम बच्चों से उम्मीदें लगाते हैं, हम माँ बाप से उम्मीदें, हम रिश्तेदारों से उम्मीदें लगाते हैं, और जब भी वो उम्मीद टूटती है तो हम निराश होते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपने किसी के लिए कुछ किया, छोड़ दीजिए, वो भी करेगा, ये उम्मीद रखेंगे तो आप निराश मत रखिए। यही जीवन का, सुखी जीवन का फंडा यही। अब कितना भी किसी का कुछ अच्छा करते हो, लेकिन अगर उम्मीद रख के करते हो कि वो भी मेरे लिए करेगा, तो निराश हो, क्योंकि हर कोई आप जैसा नहीं हो, हर कोई आपके जैसा सोच नहीं सकता। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो मत उम्मीद करिए कि वो भी आपके लिए अच्छा है। ये अलग बात है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचें, आपके लिए अच्छा सोचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उम्मीद मत। ठीक है जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, कल फिर मिलते हैं, कल रूटीन क्लास ही रखेंगे जी। मेरा भी मूड अभी वो हुआ, टॉपिक भी नहीं डिसाइड हो पाया, लिंक भी नहीं बन पाया, कल रूटीन क्लास ही रखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे वेबिनार तक। गुड नाइट जी। ओके, गुड नाइट सर।